हेलो। हेलो। चलो आज डिस्कस करते हैं हम लोग। तुम लोग को प्रॉब्लम क्या आ रही है कोर जावा में, पहले वो रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। अभिषेक यादव, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी तक के क्लास में कोर जावा के। हाँ अभिषेक, मेरी आवाज क्लियर है? हम्म, बताइए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभिषेक प्रोग्रामिंग में, या अभी तक जो क्लास अटेंड किया कोर जावा का उसमें? थोड़ी कोई प्रॉब्लम आती है बट मैं इंटरनेट से देख के सॉल्व कर लेता हूँ। और जब आप क्लासेस लेते रहते हैं तो चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं फोटो क्लिक कर लेता हूँ उन चीज़ों का। तो अच्छा। इसको मैं इंटरनेट पे देखता हूँ से है, ठीक है। तो वहाँ से मेरे सब क्लियर हो जाता है सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हेल्प करता है। जी सर, वो भी हेल्प करता है। और ठीक कई है। बार तो एक ही चीज़ में बार-बार सुनो तो समझ में नहीं आता है बट एक ही में ऐसा समझ में आ जाता है कि हाँ, एप्लीकेशन मतलब कहना क्या चाह रहा है, तो वो समझ में आ जाता है फिर। ठीक है। और अभी लास्ट टाइम में परेशान था इसमें वेरिएबल्स टाइप जो था, इंस्टेंट वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, तो अच्छा। काफ़ी देर तक तो समझा, फिर मुझे समझ में आया, वो चीज़ समझ में आ गई कि क्या कैसे हुआ इसमें। ठीक है। फिर उसमें आपने लास्ट टाइम जब क्लास किया था, सब लास्ट क्लास में उसमें आपने एग्जाम्पल से बताया था, तो फिर मैं वो एग्जाम्पल देखने की कोशिश किया, वहाँ समझा तो मुझे समझ में आ गया सर ये चीज़। अ, अभिषेक साहू, आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो थोड़ा सा, वो क्या है कि कोड थे ना, वो थोड़े से पहले से बने हुए थे ना, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत थी। अच्छा, वो कोड मैं इसलिए बना के रखता हूँ ना कि सामने सामने बनाओ तो हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता है, प्लस टाइपिंग में भी जाता है। चलो ठीक है। हाँ, ठीक बट है। सर उसको अंदर से लग गया हूँ, मतलब मैं लाइन में है। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझ में आ रही है? हाँ, मतलब एक बार ट्राई करता हूँ, मतलब कि ये कैसे रन हो रहा है, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप। डीबग कर पा रहे हो? दीपक नहीं सर, अभी इतना नहीं कर, मतलब अंडरस्टैंड हो रहा है थोड़ा थोड़ा मेथड, जैसे ये फंक्शन किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं अपन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया है, तो इसलिए वो धीरे धीरे अंडरस्टैंड हुआ। और फिर अभी भी आप बेसिक भी चल रहा है ना सर, अभी बेसिक की भी ट्राई कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस में। तो अभी इस पे मैंने ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मतलब आपने बोला ना कि कंटिन्यू करते जाएंगे, जब अपन को समझ आता जाएगा, तो मैं बस बेसिक भी करता जा रहा हूँ, इनको तो ज्यादा डीपली नहीं सोच रहा हूँ, मतलब बस थोड़ा सा देख रहा हूँ कि हाँ ये मतलब अपने अंडरस्टैंड हो रहा है कि चलो ठीक है। तो बेसिकली मैं आज रिवीजन ही कराऊंगा आप लोग को। और जहाँ तक मुझे लगता है अभी आप लोग को क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब समझने में थोड़ा इशू आ रही है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक नया पैकेज बनाते हैं। पैकेज क्यों बनाते हैं आप लोग बता सकते हो? अनम्यूट कर लो, आज अनम्यूट कर लो। अगर किसी के एंड से नॉइज आएगा तो मैं बोलूंगा उनको उसको म्यूट करना। आई थिंक, चलो ठीक है, इतना चलेगा। ठीक है। विवेक आप भी अनम्यूट करो। विवेक, ठीक है। तो मुझे ये बताओ आप लोग पैकेज क्यों बनाते हैं?
जावा में पैकेज क्यों बनाते हैं? कुछ तो पता होगा, इतना क्लासेस पता है। ठीक है, और कोई? एग्जैक्टली। देखो, आप लोग सभी कोई देखो, आप देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये बता सकते हो इसमें किस तरह का कोड होगा? इसको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, इसमें कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोड होगा, इसमें कुछ G2IT, उसके अंदर प्रोग्राम्स, कुछ कैटेगराइजेशन है, फिर उसके बाद क्लाइंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पोजो है, पिरामिड है, मतलब उस, अच्छा, ओके, सॉरी, पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो सोचा। ठीक है, ठीक है, इस स्क्रीन विजिबल है? तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको क्या देख के लगता है इसमें फर्स्ट मंथ का, जैसे क्या है, इवनिंग क्लासेस, मॉर्निंग क्लासेस, ये क्या लगता है? कुछ कैटेगराइजेशन किया हमने? इतना तो समझ में आता है कैटेगरी क्यों बनाते हैं, ताकि क्लासेस की फाइल्स अलग अलग जगह हों। अगर सब मिक्स कर देंगे तो दिक्कत होगी समझने में। मिलता तो सभी कुछ है, लेकिन उसमें फिर दिक्कत होती है। फिर उसके बाद मैंने कैटेगराइजेशन, ये कैटेगराइजेशन कोई फिक्स तो होता नहीं है, हम अपने हिसाब से अनथ लेवल तक जितना चाहे उतना सब फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फोल्डर सब फोल्डर बनाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन रखा है? नहीं। तो हम अपने हिसाब से जितना चाहे उतना फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो जावा में ये फोल्डर स्ट्रक्चर, जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो भाई कई टाइप के प्रोग्राम्स बनाएंगे ना, टाइप, डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को एक, मतलब जो एक रिलेटेड प्रोग्राम है उनको एक ग्रुप, मतलब एक फोल्डर में रख दिया, इतने, ये जितने प्रोग्राम्स है मैंने एक फोल्डर में रख दिया। फिर कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनको एक फोल्डर में रख दिया। एक तरह से ये समझो, विंडोज बेस्ड जब आप फाइल्स रखते हो, तो इसी चीज को जावा ने पैकेजिंग कहा, कि हम पैकेज कह रहे हैं, अलग अलग पैकेज। तो पैकेज मतलब कॉम भी एक पैकेज है, एसआरसी उसका सब पैकेज है, जावा एसआरसी का सब पैकेज हो गया, बेसिक उसका सब पैकेज हो गया। तो पैकेज जो हमेशा जावा में ये कन्वेंशन है कि स्मॉल लेटर में ही दो, और यहाँ पे विंडोज के जैसा स्लैश सेपरेटर नहीं होता पैकेज के लिए, यहाँ डॉट सेपरेटर यूज करता है। तो ये आपको, जैसे मान लो अगर कोई बोलता है पैकेज, इस पैकेज का मतलब क्या हुआ, देयर इज अ कॉम फोल्डर, एसआरसी फोल्डर के अंदर एक कॉम होगा, उसके अंदर फिर एसआरसी है, फिर जावा है, फिर G2IT है, फिर प्रोग्राम्स है, फिर क्लाइंट्स है। इतने सारे फोल्डर, सब फोल्डर बने हैं, तब जाके क्लाइंट के अंदर ये सारी फाइल्स है, डॉट जावा फाइल्स। तो ये समझ में आया पैकेज क्या होता है? इसमें किसी को भी डाउट है, आप चारों में से तो पूछो अभी भी। जावा के, ये हम पैकेज बना रहे हैं, होम डॉट सोर्स डॉट जावा, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये देखो स्टैंडर्ड जनरली हम लोग कहीं भी, यहाँ मैंने देखो G2IT.game बना दिया, ठीक है, कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन जनरली जो इंडस्ट्री फॉलो करती है
वो कॉम से, कॉम मतलब कॉमर्शियल, एसआरसी मतलब सोर्स कोड, शॉर्ट फॉर्म एक रखी है, कॉमर्शियल सोर्स कोड जावा का, फिर अपना नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर लिए। तो ये ग्रुपिंग एक बना के चला है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप जो चाहो सो बना सकते हो, जैसा चाहो बना सकते हो, ठीक है। मोस्टली कंपनी जो भी बनाती है वो कॉम से स्टार्ट कर देती है, कॉमर्शियल चीजें बेचने के लिए सब बनाते हैं मोस्टली, और जो बेचते नहीं है वो कुछ भी बना सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं। फोल्डर सब फोल्डर का स्ट्रक्चर कुछ फिक्स नहीं होता। क्लियर है? तो जैसे हम अगर कोई फीचर बनाते हैं तो फीचर की हम जो भी क्लास बनाएंगे या कोई भी कोड लिखेंगे तो उसको एक फोल्डर बना देंगे जिसको पैकेज कहेंगे, तो उसका कोड जो रहेगा वो वही रहेगा, एक ही पैकेज में रहेगा। जैसे आप कोई फीचर बनाते हो, फीचर मतलब फीचर मतलब कोई भी फीचर बनाते हैं एप्लीकेशन में। जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, छोटे छोटे प्रोग्राम्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम लोग कुछ प्रोग्राम्स बनाना चाहते हो, जैसे इवन ऑड का, या फिर मान लो प्राइम नंबर का, ये सब प्रोग्राम बनाना चाहते हो, लेट्स सपोज एक जनरल प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। तो हम, आपकी मर्जी, आप जैसे पैकेज स्ट्रक्चर क्रिएट करो, राइट क्लिक किया या एसआरसी पे राइट क्लिक किया, न्यू, क्या करेंगे, पैकेज, और यहाँ पे आप बोलते हो कि भाई G2IT डॉट स्टूडेंट डॉट प्रोग्राम, इस तरह बना लिए एक पैकेज कि G2IT के स्टूडेंट का सारा प्रोग्राम यहीं पे होगा। अब प्रोग्राम में भी आप बोलते हो फर्दर सब कैटेगरी करेंगे, तो बेसिक प्रोग्राम एक बना रहे हैं हम, मान लो, तो बेसिक प्रोग्राम हमने बनाया और उसके बाद फिनिश किया, तो ये एक क्या हुआ, पैकेज क्रिएट हुआ। पैकेज क्रिएट हुआ यानी एक फोल्डर स्ट्रक्चर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा। देखो G2IT, सॉरी एसआरसी पे है ना, एसआरसी यहाँ से G2IT स्टूडेंट्स प्रोग्राम बेसिक, समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन आपको पैकेजिंग में? तो पैकेजिंग बस रिलेटेड फाइल्स को एक फोल्डर में रखना होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पैकेजिंग जावा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है कि स्मॉल में ही रखना है, फोल्डर्स या जो होते हैं पैकेज और सब पैकेज वो डॉट से सेपरेट होते हैं। अब लेट सपोज हमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, ऑड इवन मैक्स, तो जावा में हर चीजें, जितनी भी चीज स्टार्ट होती है क्लास से स्टार्ट होती है। सी में आप लोग मेन से स्टार्ट करते थे, लेकिन जावा में क्लास बनाना पड़ता है। तो लेट सपोज मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, माय फ्यू बेसिक प्रोग्राम्स, इस तरह क्लास नेम दे दिया, ठीक है। और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ये, तो अब बात आती है कि एक नंबर है, उसको मुझे इनपुट लेना है और उसमें बस चेक करना है इवन ऑड है कि नहीं। तो कई तरीके हैं करने के। देखो, एक, जैसे हमने क्या किया, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये लिखा, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, अब इन लिखा, इसके बाद ये रेड आ रहा है, एरर आ रहा है, वॉर्न, ठीक है, कंपाइलेशन इशू, क्योंकि ये स्कैनर क्लास जो है, ये एडिटर समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ से आ रही है। बाय डिफॉल्ट जो है हमेशा जावा का लैंग, जावा के अंदर लैंग फोल्डर है, उसके अंदर की सारी सब फोल्डर्स एंड क्लासेस ही एक्सेसिबल होती है। लेकिन ये स्कैनर क्लास जावा लैंग के अंदर नहीं है, ये कहाँ पे है, जावा यूटिल। तो अदर देन जावा लैंग जितनी भी क्लासेस होंगी वो इंपोर्ट करनी होगी।
ये जैसे आपकी स्ट्रिंग क्लास है, देखो इसमें एरर नहीं है क्योंकि ये जावा लैंग के अंदर है। ध्यान से देखो स्ट्रिंग क्लास कहाँ पे है, आप कर्सर ले जाओ तो आपको दिखेगा ये इट इज इनसाइड जावा लैंग। तो इसे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट मतलब इंक्लूड कर रहे हो, इस अपने प्रोग्राम में बता रहे हो कि हम इस पैकेज के इस क्लास को यूज करना चाहते हैं, उसकी फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, तो मैंने इंपोर्ट लगा दिया। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक बंदा बोलता है इंटी नम इक्वल टू नम में हम सिंपल इनपुट लेंगे और sc डॉट नेक्स्ट इंट, उससे पहले एक SOP का एसएस आउट शॉर्टकट है, ये इक्लिप्स का शॉर्टकट है, ठीक है। और कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो ये पूरा अपने आप लिख देगा, एंटर अ नंबर। अब मान लो किसी को प्रोग्रामिंग करनी है, हम ऑड इवन के लिए बोलते हैं तो एक नॉर्मल कॉलेज लेवल पे इसी तरह करेंगे, num परसेंट टू इक्वल टू 0 अगर है तो सिस आउट इवन नंबर। आई थिंक इतना कोड समझने में किसी को भी दिक्कत हो रहा है तो बताओ। एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सभी चारों बंदे, आप सभी को इतना कोड समझने में तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इसको समझने में जो मैं शॉर्टकट सब लिख रहा हूँ इससे भी अवेयर हो। सिस आउट और नंबर एकदम बेसिक लेवल पे चल रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने प्रोग्राम में ये बोला जो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रिसोर्स टाइप की चीजें होती हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जब भी हम लोग करते हैं तो उसको क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉकेट इंटरनल ओपन करता है। जनरली मेन बेस्ड प्रोग्राम जैसे ही एंड होता है, आप लगाओ या ना लगाओ वो अपने आप क्लोज भी हो जाता है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना कुछ चीजें, कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस जैसे अब बादल छाया हुआ है, बादल है चारों तरफ, तो कुछ लोग बोलेंगे यार इसी तरह चलते हैं बिना छाता के। कुछ लोग अपना हम रूल बना लेते हैं, भाई मैं छाता लेके ही जाऊंगा अगस्त के महीने, चाहे कुछ भी हो जाए, कब बारिश हो जाए कोई कुछ पता नहीं। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उनको तो हमेशा फायदा होगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं फॉलो करेंगे वही भीगेंगे, प्रॉब्लम में आएंगे। तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस कोडिंग कन्वेंशन में भी है कि जो चीजें अभी तो ठीक है, मेन बेस्ड प्रोग्राम लिख रहे हो, कल को आप वेब एप्लीकेशन बड़े बड़े बनाओगे तो वहाँ प्रोग्राम एंड नहीं होता, स्टार्ट चलता ही रहता है कंटिन्यूअस। तो वहाँ रिसोर्स जो ओपन करते हैं उसको क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्लोजिंग स्टेटमेंट लगा दें। तो आई थिंक इतना तो क्लियर होगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करना है, राइट क्लिक किया, रन, एंटर नंबर मांगा, 25 दिया, ऑड नंबर। फिर से अगर रन करूं, रन, कुछ नंबर इवन का देता हूं, 78 इवन नंबर, तो प्रोग्राम परफेक्टली रन कर रहा है। लेट सपोज मैंने गलती, कुछ लॉजिक गलती लिख दिया, लेट सपोज, हो सकता है गलती तो हो सकती है ना इंसान से। मैंने लॉजिक गलती लिख दिया और इसमें लॉजिक में मैं 90 क्या है, इवन नंबर या ऑड नंबर? ऑड है, इवन नंबर है ना, 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये आंसर दे रहा है ऑड। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करें? देखो ये छोटा सा प्रोग्राम है तो तुम तो ट्राई रन कर सकते हो, अच्छा सर यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन फाइंड आउट करने का तरीका भी है कि आप डिबग पॉइंट लगाओ और स्टेप बाय स्टेप, डिबगिंग मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। डिबगिंग में जहां आपको लगता है, जहां से लॉजिक स्टार्ट हो रही है, जहां की लॉजिक में आपको समस्या लग रही है, प्रॉब्लम लग रही है, देख के लगेगा ना।
अगर 2000 लाइन का कोड है तो हो सकता है आपको लगेगा अच्छा यार इस 100 लाइन से लेके और 200 लाइन के बीच में प्रॉब्लम है। अगर कहीं नहीं प्रॉब्लम पता चल रहा है तो स्टार्टिंग से लगाएंगे, लगा दो एक एक लाइन, समय लगेगा। एक बात बताओ, एक रूम में बोल दिया, रूम में मतलब एक घर है उसमें कई सारे रूम है, ठीक है, और कहीं मैंने कुछ ढूंढने के लिए किसी को बोला। अब आपका अगर एरिया में सर्चिंग एरिया एक रूम तक कर दूं तो जल्दी सर्च कर लोगे, लेकिन एक पूरे घर में सर्च करने बोलूं तो समय लगेगा। तो उस घर में सर्च करना हो तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, एंट्री से लेके पूरा एग्जिट तक एक एक रूम चेक करते जाओगे, किचन उचन सब। लेकिन अगर एक रूम बोल दूंगा तो उसी रूम में बस आपकी सर्च क्राइटेरिया आ गए। तो उसी तरह है, जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो आपको लगता है कहाँ पे प्रॉब्लम है प्रोग्राम का, अगर फाइंड आपको अपने से फील हो जाता है इस लाइन से इस लाइन के बीच में है, तो वहां डिबग पॉइंट लगाओ और वहां से स्टार्ट करो, और नहीं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ठीक है, ये आपकी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस पे है। तो मैं चलो मान लो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पे लगा दिया, ठीक है। कुछ बंदे को लगेगा भाई ये लॉजिक का पार्ट है यहीं लगा है, तो यहाँ तक तो इनपुट है सिंपल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ को लगेगा। तो पहले मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, तो डिबग लगाया, स्विच किया, डिबग मोड में ये गया, और ये यहाँ पे हमारी जितनी वेरिएबल्स बनेंगी ऑब्जेक्ट बनेंगी सब लिस्ट डाउन होगी। जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ आईडी जरूर लग के आएगा, और जो लोकल वेरिएबल्स होगा, जैसे नम लोकल वेरिएबल है, ये मेथड के अंदर डिक्लेयर है, जो भी वेरिएबल मेथड के अंदर होता है वो लोकल होता है। आर गैस भी लोकल है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग एरे है। एरे हमेशा ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, आगे चल के एरे में देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ये स्टोर कर रहा है, इसलिए आर गैस में रेफरेंस आईडी लग गई, आईडी को रिफर कर रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है आर गैस। लेकिन नम के केस में नहीं होगा, एससी के केस में फिर आईडी लगेगी, एससी भी एक वेरिएबल बनेगा ना, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो देखो F6 की यहाँ भी आईडी जरूर लगाया है, तो ये ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट कर रहा है। एससी किसको पॉइंट कर रहा है? एससी इज अ वेरिएबल विच पॉइंटिंग अ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कहीं हीप मेमोरी में बना होगा। अब उसके बाद एक वैल्यू देखो प्रिंट हुई, इंटर अ नंबर, ये लाइन का एग्जीक्यूशन यही था। नेक्स्ट है इनपुट लेना, F6 फिर किया, तो इनपुट लेने के लिए यहाँ कर्सर आएगा, रुका, मान लो 56 दे दिया, ठीक है। अब देखो नम में यहाँ आईडी लगी है, यहाँ आईडी लगी नहीं, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, ये स्टैक में जाके बनता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा आईडी आती है, मैंने पिक्टोरियल आप लोग को समझाया था ना, हीप मेमोरी में उसका कहीं क्रिएट करेगा, उसका रेफरेंस आईडी उठा के वेरिएबल में देता है, क्योंकि ये सारे वेरिएबल लोकल वेरिएबल है उसमें स्टोर करता है। और नम में डायरेक्ट वैल्यू स्टोर किया, क्योंकि एक इंटीजर प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप है। अब हमको चेक करना है कि भाई लॉजिक ये सही वर्क कर रही है कि नहीं, तो हम सिंपल क्या किए, इसको सेलेक्ट किए। तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए कि इवन नंबर है, तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो देखते हैं, इंस्पेक्ट किए सेलेक्ट करके, तो हमें मिला फॉल्स। इट मीन्स हमने जो कंडीशन लगाई है वो गलत लगाई है, पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। डिबग का फायदा क्या होता है कि आप किसी भी सेक्शन को सेलेक्ट करके अपनी लॉजिक की वैल्यू देख सकते हो। देखो जितना सेलेक्ट किया था उतना ही दिखा रहा है आईडी, कि भाई ये फॉल्स है, जबकि इस केस में क्या होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था, तभी तो ये इवन नंबर आता। ट्रू के केस में ये प्रिंट होता ना, और 56 है, 56 के केस में इवन नंबर। तो हम चाहो तो प्रोग्राम यहीं पे रोक दिया, रेड पे क्लिक करके, और फिर इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। किसी को लगता है कि भाई यहाँ डिबग पॉइंट लगाना है, यहीं पे लगाए,
अब डिबग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, या तो राइट क्लिक करो, नहीं तो ऊपर भी लिख के आता है देखो, डिबग माय फ्यू प्रोग्राम लिख के आ रहा है ना, तो इसी प्रोग्राम को ये डिबग करेगा। तो अब देखो ब्रेक पॉइंट यहाँ पे जाके सीधे रुकेगा, ये इनपुट के लिए रुका पहले। अब बोलो ब्रेक पॉइंट तो सर आ नहीं रहा है, क्योंकि वो इनपुट के लिए वेट कर रहा है नीचे। तो हमने 45 दिया, एंटर किया, अब जाके ब्रेक पॉइंट पे रुका। तो फिर लॉजिक चेक करेंगे, क्या ये लॉजिक मेरी क्या कहती है, सही है मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग ये फॉल्स आना चाहिए। तो फॉल्स आया यानी नेक्स्ट नीचे जाएगा, ट्रू होता तो ऊपर जाता, फॉल्स आया नीचे जाए, ऑड नंबर, ये सही से वर्क कर रहा है, F6 किया, ये ऑड नंबर आया, F8। तो डिबगिंग करना पहले सीखो, डिबगिंग करना बहुत जरूरी है, डिबगिंग से भागो मत, ठीक है। अगर आपको और भी, जैसे मान लो कोई ट्यूटोरियल ढूंढना है कि डिबगिंग डिबगिंग से रिलेटेड, तो गूगल पे टाइप करो या यूट्यूब पे टाइप करो, हाउ टू डिबग अ प्रोग्राम इन इक्लिप्स, हाउ टू डिबग जावा प्रोग्राम इन इक्लिप्स, ठीक है। ये सब लर्न करो, और बहुत सिंपल है, 4 की होते हैं, 4 की से ही काम कर सकते हैं। तो खैर, कॉलेज लेवल पे जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो मेन में उठाते, सारी लॉजिक उठा के लिख देते, यही करते हो, और यही आप लोग को समझ में भी आता है अच्छे से। लेकिन कॉलेज लेवल में आप लोग को ये भी सिखाया जाता है कि फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग करो, कभी भी उसी क्लास, जो मेन फंक्शन है उसमें कोड मत लिखो, क्योंकि मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट पे कोड नहीं लिखना चाहिए। कल को, आज तो ये ऐसी लॉजिक है, ऑड इवन तो समझ में आता है, चलो 5 लाइन का कोड है, लेकिन ये पिक्यूलियर नंबर का प्रोग्राम दे दूं या कोई और बड़ा सा प्रोग्राम दे दूं तो 1000 लाइन का कोड लिखना पड़ जाएगा, वो गंदा हो जाता है, मेन में नहीं लिखना चाहिए। तो क्या करें भाई, तो हम चाहेंगे कि ये, इसमें लॉजिक किस में है, ऑड इवन का कोई बता सकता है किस लाइन नंबर से किस लाइन नंबर तक लॉजिक है ऑड इवन फाइंड करना है। इफ एल तो लाइन नंबर 13 से लेके 17 तक है, ठीक है। इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी, प्रोग्रामर इस तरह भी लिख सकता है कि एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन क्या करेगा, ऐसा फंक्शन जो हमें बस ये बताए वो ऑड है या इवन है, ट्रू या फॉल्स बताए, सिंपल, और कुछ नहीं। तो हमने एक प्राइवेट कीवर्ड, क्योंकि यहाँ देखो कीवर्ड लगाना जरूरी है, मॉडिफायर बिना उसके न तो डिफॉल्ट हो जाता है, डिफॉल्ट भी लगा सकते हो, लेकिन प्राइवेट बना के चलो कि इसी क्लास के लिए जरूरत है, नहीं तो छोड़ दो, अगर नहीं माना तो पब्लिक बना लो, अभी फिलहाल पब्लिक ही बना के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक बनाया, फिलहाल स्टैटिक जरूर रखो, क्योंकि मैं अभी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड, ये मेन जो है ना स्टैटिक है, स्टैटिक से स्टैटिक इजीली कॉल हो सकता है, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसलिए मैं अभी आपको उस टर्म उतना पेचीदा में नहीं ले जाना चाहता, आप स्टैटिक लगा के चलो फिलहाल, ठीक है। इस ये जावा से रिलेटेड इसकी चीजें बाद में देखेंगे, पब्लिक स्टैटिक तो लगा लो जब भी मेथड बनाओ। अब ये इसका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इस मेथड का, बूलियन, एग्री करते हो मेथड का, और मेथड का नाम कुछ रेलेवेंट देते हैं, फाइंड या चेक, इवन, और इवन और सिंपल दे देते हैं, इवन और। लेकिन अब ये फाइंड किस पे करेगा, ये फंक्शन अपने आप में किस पे फाइंड करेगा, तो इसको कुछ मिलना चाहिए ना, कोई डेटा जिस पे ये फाइंडिंग करे, तो एज ए पैरामीटर इसमें कुछ आएगा तभी वो रिटर्न करेगा। फंक्शन का काम क्या होता है, कोई चीजें पैरामीटर में आती हैं, इसकी डेटा आता है, और उस पर लॉजिक हम प्रोसेस करेंगे और रिटर्न करेंगे।
इसी चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं int। अब वेरिएबल का नेम कुछ भी रखो, नम रखो, num1 रखो, num2 रखो, कुछ भी रखो, दिस इज द लोकल वेरिएबल फॉर दिस फंक्शन। इसी फंक्शन तक इसका स्कोप है, इस फंक्शन के बाहर ये num12 का कोई स्कोप नहीं। अगर इसका नाम num भी रख दोगे तो ये num और ये num दो अलग अलग है, क्योंकि ऊपर वाला num मेन फंक्शन तक स्कोप है, नीचे वाला num यहाँ तक स्कोप है, जहां तक फंक्शन की बॉडी होती है। ये क्लियर है? नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी रख सकते हो, जनरली जो पैरामीटर पास करते हैं वही नाम रख दो तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे रिटर्न वही लॉजिक हमने जो कट किया था वो लिख दिया, num%2 है, देन क्या करो, यहाँ पे प्रिंट नहीं करा के हमने बोला रिटर्न करो। हम अगर देखो बूलियन रखे तो ट्रू रिटर्न कराएंगे, अगर आप स्ट्रिंग रखना चाहते हो तो स्ट्रिंग, अगर इवन और प्रिंट कराना चाहते हो तो मैंने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग दिया कि रिटर्न करो स्ट्रिंग, और यहाँ भी क्या किया, रिटर्न करो स्ट्रिंग। तो एक फंक्शन बनाया जो चेक करेगा इवन ऑड किस पे, नम पे, और वो रिटर्न वो खुद प्रिंट नहीं कर रहा, वो एक लॉजिक की तरह सिंपल हुआ, कंप्लीट लॉजिक, इसमें ना कोई इनपुट का काम किया ना आउटपुट का, ये बस अपना जो परफॉर्म करना लॉजिक, उस वो काम उतना ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, भाई फंक्शन तुम इतना ही काम करो, बाकी हमने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, सिस आउट, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है। अब किस फंक्शन को कॉल करना है, चेक इवन ऑड, इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मेथड को कॉल किए जिसमें हमने किसको पास किया, नम को। एक इसको इस अपने फंक्शन को कॉल करने के लिए ये बना दिया चेक इवन ऑड। तो देखो स्टैटिक है इसलिए बहुत इजीली कॉल कर लिया, अगर नॉन स्टैटिक इसको स्टैटिक नहीं बनाते ना तो एरर आ जाता तुरंत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक स्टैटिक का रेफरेंस आ जाएगा, वो बाद में देखते हैं। अभी फिलहाल अगर बेसिक चीजें सीखनी है तो बिना क्वेश्चन किए स्टैटिक लगा के फंक्शन बनाओ, ठीक है? जब समय आएगा तो मैं खुद समझा दूंगा स्टैटिक का मतलब क्या होता है, नॉन स्टैटिक का क्या होता है। क्लियर है? तो अब जरा डिबग करते हैं। अब देखो कैसे डिबग होगा, राइट क्लिक किया, डिबग में गया, स्विच किया, ठीक है? यहाँ इनपुट लेने के लिए आया, F6 किया तो इनपुट ले रहा है, मैं इसमें 78 दिया। तो ये 78 किस में स्टोर हुआ, देखो ये नम आर गैस एस सी नम, इसी फंक्शन में देखोगे, आर गैस एस सी और नम, ये तीनों वेरिएबल इसी फंक्शन में। अब मेरा पॉइंटर यहाँ है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को एग्जीक्यूट करने से पहले इसको इनर जो अंदर लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना होगा। अंदर क्या लिखा है, एक फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग है मतलब अब यहाँ से कॉल कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, बाकी चीजें रुकी रहेंगी। तो कॉल देखना है फंक्शन कॉलिंग, तो F5 फंक्शन के अंदर हमें जाके देखना है कि कैसे कॉल हो रहा है। तो ये नम की वैल्यू जो यहाँ 78 है वो किस में आ जाएगी, यहाँ पे नम, यहाँ चाहे इसका नम रखो, अमित रखो, सुमित रखो, G2IT रखो, कोई भी वेरिएबल नेम रखो, उसको कोई मतलब नहीं, बस डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यहाँ से इंटीजर पास हुआ तो यहाँ भी इंटीजर ही आना चाहिए, ये मस्ट है। और रिटर्न कर रहे हैं हम स्ट्रिंग, इसलिए देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, इजिली कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है, इसलिए फंक्शन को अंदर ही लिख दिया मैंने। करने को तो इस तरह भी किया जा सकता है प्रोग्राम, कंट्रोल वाई, एक मिनट, जनरली करने को अगर कॉलेज लेवल पे थोड़ा करे तो ये करेंगे, देखो और थोड़ा वन स्टेप ऊपर चलता है, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन कॉल किए ऐसे, और यहाँ पे रिजल्ट, ये आप लोग को तो शायद थोड़ा समझ में आएगा, ये आप लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा,
इजिली। यहाँ तो बहुत इजीली समझ, फंक्शन कॉल हुआ सर, इंटीजर पास हो रहा था, इंटीजर पास हुआ और यहाँ से रिटर्न स्ट्रिंग आया तो स्ट्रिंग यहाँ स्टोर किया, उसको प्रिंट कराया। लेकिन जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का सिग्नेचर को देखो, कर्सर मैंने रखा है, ध्यान से देखो प्रिंट एलन का सिग्नेचर क्या लिखता है कि स्ट्रिंग को ये प्रिंट कराता है। यहाँ कोई भी चीज डबल कोट्स में देते हो ना, देते हो कि नहीं? तो डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग हुआ। तो चेक इवन ऑड का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं दे, क्यों एक वेरिएबल मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करें? तो जब हमें पता ही है कि ये फंक्शन इसके अंदर रख दिए, स्ट्रिंग को रिटर्न करना है और ये रिटर्न करेगा ही, तो इसको हटा के डायरेक्ट रख दिया हमने। समझ में आया क्यों ऐसा किया? अब इसको डीबग करके देखो, डीबग पॉइंट पे लगाए, F6 किए, यहाँ पे 89 कुछ भी दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर जाना, अगर अंदर जाके देखना एक एक लाइन तो F5 दबाओगे, अगर नहीं देखना, आपको लगता है लॉजिक ठीक है नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट करना तो F6। तो मैं F5 दबा रहा हूँ, ये नीचे वाला स्टेप इनटू। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ राइट साइड में देख लो क्या है, यहाँ उतना ही वेरिएबल दिखाएगा जो फंक्शन एक्टिव है। इस समय कितने, कौन सा फंक्शन एक्टिव है, ये कहाँ गया आरगैस, कहाँ गया SC, कहाँ गया नम, वो सब ऑलरेडी, क्योंकि कॉलिंग दूसरे जगह आ गई, तो कॉलिंग जब दूसरे जगह आ गई तो सिर्फ वहीं का दिखा रहा है। और नम में वैल्यू क्या आई, जो वो 89 था, तो एक कॉपी आता है, इसमें एक कॉपी आ गया 89। अब उसी तरह लॉजिक परफॉर्म हुआ, ऑड इवन मिला, रिटर्न हुआ यहाँ से। जब रिटर्न हुआ तो इस फंक्शन में जैसे ही आया पुरानी चीजें आ गई, नम में 89 था तो 89 ही आया, और रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आपको ऊपर दिखा रहा है कि देख भाई ऑड नंबर करके वहां से इस मेथड का रिटर्न वैल्यू है। अब जैसे ही नेक्स्ट लाइन करोगे ऑड नंबर आ गया, ये देखो, ठीक है, F8 करके निकल गया। ये समझ में आया इतना? किसी को इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग जो आप लोग करते हो, कोई कंफ्यूजन है? सभी को, अभिषेक साहू, रोहित, राहुल, क्लियर है? चलो, अब क्या, ये मैंने प्रोग्राम का नाम क्या लिखा, माई फ्यू बेसिक प्रोग्राम। तो क्या मैं इस प्रोग्राम में कुछ और भी, नंबर तो एक ही जगह इनपुट लिए, मैंने इवन ऑड का अपना कर लिया, क्या मैं इसमें फैक्टोरियल, इस नंबर के लिए फैक्टोरियल भी फाइंड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो फैक्टोरियल के लिए भी हम कुछ अलग फंक्शन बनाते हैं, चलते हैं एक और फंक्शन बनाते हैं। देखो बेस्ट प्रैक्टिस है प्राइवेट का, लेकिन आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले दो चीज तो लिख दिया, मुझे एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक और स्टैटिक तो जरूर लिख दिया। अब फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल तो आप लोग मैथ्स का जानते होंगे, अगर 4 इनपुट दे रहे हैं तो क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो वैल्यू होगा 24। 5 इनपुट हो रहा है तो क्या होगा उसका फैक्टोरियल वैल्यू, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 120। तो एक इंटीजर रिटर्न करेगा, तो मैंने रिटर्न टाइप क्या किया, इंटीजर। कैलकुलेट, फंक्शन का नाम दे रहा हूं कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक, किसका करना है कैलकुलेट? तो एक इंटीजर कोई नंबर आएगा, अब कुछ भी ले लो, इसको आप बोलते हो फैक्ट रख लो, फैक्ट नहीं, नीचे फैक्ट करके कुछ और रखेंगे, ABC ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सर नम ही क्यों रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक वैल्यू रिटर्न होगी। तो देखो मल्टीप्लीकेशन का रूल तो आप लोग जानते हो, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम वैल्यू आती है। तो आप बोलोगे ना यहाँ इनिशियल वैल्यू क्या रखें, एक रिजल्ट जिसमें रखेंगे मान लो, तो उसकी इनिशियल वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं।
ताकि हम जब भी मल्टीप्लिकेशन की लॉजिक लगा, देखो मैं लॉजिक नहीं सिखा रहा, फिर बोल रहा हूँ, बैठ के यहाँ लॉजिक नहीं सिखाने बैठा हूँ कि लॉजिक आपकी एनहांस कराऊंगा, आपको जावा बेस्ड कैसे कॉलिंग हो रही है वो बता रहा हूँ। तो मैंने रिजल्ट में 1 रखा और कुछ अपनी लॉजिक परफॉर्म की कि जैसे 4 आ रहा होगा इसमें, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इतने को मल्टीप्लाई करूं और 1 का तो वही रिजल्ट आता है, तो रिवर्स ऑर्डर में चला लूं। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या किया, इंटी एन इक्वल टू नम, सॉरी एबीसी है ना, एबीसी में जो वैल्यू आई कब तक चलेगा, एन ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके करेंगे क्या, और एन माइनस माइनस एक एक वैल्यू नीचे जाओ। तो ये लूप कैसे चलेगा, पहले 4 अगर आ रहा होगा तो 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए बस चलेगा। अब उसके बाद क्या है, रेस में मल्टीप्लाई करके रख लेंगे वैल्यू, रेस इक्वल टू रेस इनटू क्या, एन, जो भी वैल्यू आ रही है। अच्छा रहता है इस एन के जगह वैल नाम रखो, इस तरह वैल्यू करके कुछ आ रही है, एन बहुत गंदा लगता है, वैल रख लिया वेरिएबल का नाम, वैल्यू समझ में आ रहा है। अब उसके बाद रिजल्ट को रिटर्न, रिटर्न हमको यहाँ फंक्शन से कराना है, तो रेस। अब यहाँ क्या है भाई, दो दो काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ कुछ इस तरह से करें काम, यहाँ कुछ प्रिंट पहले से करा दें, कुछ टेक्स्ट या आगे कराते हैं, और नंबर दिस इज करके इस तरह है, और नंबर आगे अगर डॉट लगाना है तो यहाँ इसके बाद प्लस साइन लगाओ और डबल कोट्स में डॉट लगा दो, लिख के आएगा दिस इज ऑड नंबर डॉट। अब उसी तरह दूसरा कर लिए, जैसे मान लो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है, फैक्टोरियल ऑफ किसका, तो कौन सा है, नम का फैक्टोरियल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नम, फैक्टोरियल ऑफ नम, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसको कभी भी अंदर नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू जो भी है यहाँ आए लिख के, फैक्टोरियल ऑफ नम इज, अब क्या है, नम इज क्या है, इसको भी हार्ड कोडेड वैल्यू इसको कहते हैं जो डबल कोट्स में है। लेकिन अब क्या आएगा, हमको रिजल्ट चाहिए, तो किसका रिजल्ट चाहिए, इस फंक्शन का। अब ये फंक्शन यहाँ इंटीजर रिटर्न हो रहा है, तो इंटीजर को इजिली एसओपी जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, यहाँ पे आप जैसे ये इंटीजर था ना, देखो इंटीजर एक्सेप्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो एज एक्सेप्ट कर लेगा आराम से। तो यहाँ पे हमने नम को पास किया, नम को ऊपर भी पास किया, इसी नम का इवन ऑड भी निकाला, इसी नम का फैक्टोरियल भी निकाला। अब हम इसको चलाते हैं प्रोग्राम को, तो एक नंबर दिया, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं देना, फैक्टोरियल में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो क्या आउटपुट है, दिस इज इवन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। तो ये समझ में आ रहा है कैसे हम लोग फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं, यस सर। ये समझ में आ रहा है, गुड। अब जनरली होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे इसी, ये देखो ये जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो दिस इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग जावा में करना सही नहीं होता, करो, किसी ने मना नहीं किया, कर सकते हो, कॉलेज लेवल पे सब करो, अलाउड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि भाई देखो ये फैक्टोरियल की चीजें हैं, तो इसको किसी और जगह ले चलो, ये यहाँ पे इनपुट आउटपुट का काम कर रहे हैं, तो ये इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम हुआ, ये फैक्टोरियल का लॉजिक है, ये है चेक इवन ऑड का लॉजिक।
आप चाहो तो एक ही क्लास में मल्टीपल लॉजिक लिख सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल चीज, प्रोग्रामेटिक कैलकुलेशन की चीज हम इस क्लास में नहीं लिखना चाहते, तो अब मैं इस प्रोग्राम को नहीं छेड़ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया फाइल बना रहा हूँ और एक नया क्लास बनाता हूँ, उसमें सारी जो प्रोग्रामेटिक लॉजिक है उसके लिए क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम क्या दूँ? प्रोग्रामेटिक फंक्शंस, मान लो क्लास का नाम दे दिया कि इसमें प्रोग्रामेटिक फंक्शंस होंगे, इसमें मेन नहीं होगा। मैं सारी की सारी जो लॉजिक इसमें लिखा देखो फंक्शन बेस्ड, उठाया, कॉपी किया, एज इट इज, कुछ नहीं किया, एज इट इज मैंने एक क्लास में मूव कर दिया। कुछ भी नहीं, स्टैटिक अभी फिलहाल लगा के चलो हर जगह, पब्लिक भी लगा के रखो, स्टैटिक भी लगा के रखो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये जावा प्रोग्राम जो है इसमें दो फंक्शन है, चेक इवन ऑड और कैलकुलेट फैक्टोरियल। इसका अगर आप जार बना के किसी को दोगे तो इसके इस क्लास को डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी मेन से भी कॉल हो जाएगा, वेब एप्लीकेशन भी कॉल कर लेगा, क्योंकि ये कंप्लीट प्योर कोर जावा, जो कोर जावा की लॉजिक होती है वो है यार, जहां इनपुट आउटपुट आ जाता है ये चीज, ये इनपुट आउटपुट। क्योंकि ये देखो स्कैनर बेस्ड इनपुट आउटपुट, आपको लगता है ना, ये देखो यहाँ इक्लिप्स में इस तरह कर रहे हैं, या फिर कमांड लाइन खोलते हैं वहां का इनपुट आउटपुट का स्क्रीन अलग होता है, लेकिन एचटीएमएल जब हो जाएगा वहां इनपुट आउटपुट तो अलग है ना, वहाँ बॉक्स बन के आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया। और जब एंड्रॉयड फोन पे आप जब इनपुट आउटपुट देते हो वहां अलग है। लेकिन क्या आप बता सकते हो क्या तीनों जगह लॉजिक कैलकुलेट फैक्टोरियल की और कैलकुलेट इवन आउट, चेक इवन आउट की क्या अलग होगी? चाहे मैं वेब पे देखूं, चाहे मैं एंड्रॉयड फोन पे देखूं, चाहे मैं कमांड लाइन देखूं, क्या लॉजिक कभी डिफरेंट होती है? नो सर। गेट लगाओ, ठीक है, लॉजिक कभी भी डिफरेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग करते क्या है कि अपनी लॉजिक्स को क्लास बेस्ड बनाते हैं। जितनी लॉजिक हो, जितना एक क्लास में अगर लगता है, देखो क्लास का मतलब क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, कि रिलेटेड जो चीजें फंक्शन है, मुझे लगता है कि स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे ऑपरेशन इसमें लिख दिया, मैथ से रिलेटेड सारे ऑपरेशन अलग क्लास में लिखा, कुछ टिग्नोमेट्री होगा वो उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस बना रहे उसको अलग क्लास में लिख दिया। क्लास बेस अगर डिवाइड करो तो अच्छा है ना, या फिर एक ही क्लास में तुम टिग्नोमेट्री के भी फंक्शन लिख दो, मैथमेटिकल फंक्शन भी लिख दो, स्टैटिस्टिकल फंक्शन भी लिख दो, स्ट्रिंग बेस भी फंक्शन लिख दो, खचर पचर नहीं हो जाएगा? अब समझ में आ रहा है? जब हम पैकेज बनाते थे अलग अलग फोल्डर क्यों बनाते थे, कि रिलेटेड फाइल एक फोल्डर में हो, तो क्या रिलेटेड फंक्शन एक फाइल्स में नहीं रखेंगे? यस या नो? ठीक है, तो देखो मैंने क्लास में बस मूव किया, लेकिन कुछ भी चेंज किया क्या इस फंक्शन में? कुछ नहीं चेंज किया। अब इसका टेस्ट प्रोग्राम अब जो होगा, टेस्ट क्लाइंट क्यों कहते हैं, टेस्ट प्रोग्राम या क्लाइंट प्रोग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं डेस्कटॉप बेस्ड काम कर रहा हूँ, तो अपना टेस्ट प्रोग्राम मेन बेस्ड होगा। कल को अगर वेब बेस्ड होगा, वहां टेस्ट प्रोग्राम एचटीएमएल की फाइल आप बनाओगे ना, डॉट एचटीएमएल, उसको जावा से कैसे कनेक्ट करते हो वो छोड़ दो, वो अलग चीज है, वो अलग काम है, वो कैसे काम होता है वो अलग है, लेकिन होता है। जावा की लॉजिक यही रहेगी, लेकिन कनेक्टिविटी की और लॉजिक आएगी जो जावा एचटीएमएल को कनेक्ट करेगा। कल को एंड्रॉयड की चीजें होंगी तो लॉजिक तो यही रहेगी, लेकिन एंड्रॉयड तक, फोन तक पहुंचाने के लिए कुछ लॉजिक और लगती है, वो अलग चीज है। लेकिन फंक्शन तो यही रहेगा, ये तो चेंज कभी नहीं होगा।
एक्चुअल जावा की लॉजिक। तो इसीलिए जब एंड्रॉयड का जो आपको स्क्रीन का प्रोग्राम दिखेगा तो जनरली डेवलपर उसको क्लाइंट बोलते हैं, जो एक्चुअल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है। जो HTML का पेज आप बनाते हो वो क्लाइंट प्रोग्राम इसलिए कहा जाता है। जो जीमेल दिखता है वो क्लाइंट प्रोग्राम है। लेकिन जीमेल में यूजर नेम पासवर्ड जब आप देते हो, अंदर कहाँ कहाँ से वो प्रोसेस करता होगा, कितनी क्लासेस, अगर जावा में मान लो लिखे कितनी क्लासेस, कितनी डेटा, वो डेटाबेस से जाके वैलिडेट कर रहा होगा, कई सारे क्लासेस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। यूजर को पता चलता है क्या? नहीं ना। यस या नो? तो क्यों नहीं हम अपनी प्रोग्रामिंग को भी ऐसा लिखें कि एक्चुअल लॉजिक अलग क्लास में करो, एब्स्ट्रैक्ट कर दो, और क्लाइंट वाली लॉजिक एक में रखो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, क्लास एक बना रहा हूं, सिंपल। कौन सी क्लास बना रहा हूं? ये प्रोग्रामेटिक फंक्शन हो गया। अब इसी के लिए एक क्लास बना रहा हूं। क्या नाम देता हूं? टेस्ट क्लाइंट, कुछ भी नाम दे सकते हो, टेस्ट माई प्रोग्रामेटिक फंक्शन क्लाइंट, या कुछ भी, टेस्ट क्लाइंट फॉर माई प्रोग्रामेटिक फंक्शंस। स्पेलिंग पे मत जाना, या स्पेलिंग गलत होगा तो। अब इस टेस्ट क्लाइंट होगा, यानी इसमें इनपुट आउटपुट से रिलेटेड चीजें होंगी, ये मेन से एसोसिएट। यहाँ मेन लिखा और मेन का कोड उठा के चेक एज इट इज, कॉपी किया, इसको बंद कर दे रहा हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है। हम अब इस दो क्लास की बात कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि चेक इवन ऑड इस क्लास में तो नहीं है, तुरंत एरर दे रहा, बोल रहा है ये टेस्ट क्लाइंट प्रोग्राम इसको समझ ही नहीं पा रहा है। वहां समझ गया था, यहाँ लिखा है ना, द मेथड ये इज अनडिफाइंड, इसमें डिफाइंड ही नहीं है इस क्लास में। तो अब हम क्या करें कि उस क्लास से आए? तो इस क्लास का नाम दो, देखो मैंने स्टैटिक लगाया है इसलिए बहुत इजी है। क्लास का नाम यहाँ लगा दिया, डॉट लगाया, बस क्लास का नाम और डॉट लगाएंगे, वो कॉल हो गया। क्लास का नाम डॉट लगाया, कॉल हो गया। ये चमत्कार आपको जो दिख रहा है, आप पहले मैं कुछ इस तरह लिखता था ना, क्लासेस को कॉल करने के लिए प्रोग्रामिंग फंक्शन, फिर पीएफ इक्वल टू न्यू प्रोग्रामिंग, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता था, तब पीएफ के थ्रू कॉल कराता था। वो भी भूल जाओ, उतने पे भी नहीं जा रहा। वो इसलिए क्योंकि ये कमाल है स्टैटिक लगाने का। अगर स्टैटिक लगा दोगे तो जो भी फंक्शन नेम के पहले स्टैटिक लग जाएगा और पब्लिक लगा हुआ है, वो क्लास का नाम के साथ डायरेक्ट एसोसिएट हो जाता है, वो क्लास के थ्रू कॉल होता है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ सर तब तो बड़ी इजी है, हम सारे फंक्शन को स्टैटिक बनाते रहे, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे आगे जब समझ में आएगा इसका चीज। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो स्टैटिक बनाते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखो मैंने क्या किया, सिंपल क्लास का नाम, फंक्शन का नाम। अब ये क्या है, उस क्लास में बस डिफ्रेंशिएट किया। तुम लोग को कंफ्यूजन होता है ना कि दो क्लास कैसे इंटरेक्ट हो रहा, तो भाई लॉजिक वही, फंक्शन वही, सब कुछ वही है, बस बताया कि मुझे अपने घर से इस फंक्शन को नहीं उठाना। वो फंक्शन कहाँ है, इस घर में रखा हुआ, क्लास में रखा है, तो उस क्लास का नाम दे दिया, बाकी सब कुछ तो सेम है, कुछ डिफरेंट तो हुआ नहीं है। और फिर चला लो प्रोग्राम को मस्त। ठीक है, अरे इतना बड़ा नहीं दूंगा, नहीं तो फैक्टोरियल वैल्यू बहुत अजीब आएगी। दिस इज ऑड नंबर, फैक्टोरियल इज 120। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है समझने में? फ्रैंक होके बोलो, तब मुझे पता चलेगा कि तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है। सर हमने लाइन नंबर 13 में एक इवन नोड को कॉल किया है ना यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इस क्लास के थ्रू। हाँ,
तो इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। किया ना, ये देखो इंपोर्ट सेम पैकेज में, अगर ये डिफरेंट पैकेज में कर देते तब इंपोर्ट होता। सेम पैकेज में तो पब्लिक चीजें और डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ा रहा था ना, सेम पैकेज, वो रूल सब जो जावा के रूल है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। अगर इसको डिफरेंट पैकेज में कर दो तब इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक पैकेज स्ट्रक्चर अलग कर दो, अब इसका मैं क्या कर देता हूँ, G2IT स्टूडेंट प्रोग्राम फंक्शंस, कुछ इस तरह पैकेज बना देता हूँ, G2IT स्टूडेंट डॉट प्रोग्राम डॉट फंक्शंस, ठीक है, ये बना दिया। अब इस फंक्शंस को मैंने यहाँ उठा के मूव कर दिया, बस मूव किया, कंट्रोल दबा, सॉरी वो सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ये बोल रहा है कि अपने आप वो पैकेज नेम ये सब जावा में चेंज कर देगा, क्योंकि ये तो अभी अलग है तो अपने आप चेंज करेगा। ये एक्लिप्स कर रहा है, तो देखो इसमें गया फंक्शन, इसने क्या किया, पैकेज नेम चेंज किया, प्लस ऊपर इंपोर्ट भी लगा दिया। अब लगाया इंपोर्ट, बिना इंपोर्ट के ये तुरंत एरर देगा। देखो एरर दे रहा है ना, बोल रहा है प्रोग्रामेटिक फंक्शन ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इक्लिप्स अपने से बोलता है कि भाई ये अलग पैकेज में है, इसको इंपोर्ट करो, तुरंत इंपोर्ट किया। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसी तरह स्ट्रिंग बेस्ड भी फंक्शन है, ये प्रोग्रामेटिक कुछ बना लिया, कुछ स्ट्रिंग बेस्ड भी फंक्शन बना सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्लास का, माई स्ट्रिंग फंक्शंस। मेरा पर्पस प्रोग्राम सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको प्रोग्राम के बीच में क्लासेस ये सब इंटरेक्शन। माई स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस कुछ इस तरह बनाया, इसमें सिर्फ फंक्शंस हो और कुछ इसके अंदर रखा, और यहाँ इसको बेसिक ना करके अब क्लाइंट कर दें रिफैक्टर तो अच्छा रहता है। रिफैक्टर मतलब प्रोग्राम टेस्ट क्लाइंट, क्लाइंट के जैसा ही है। तो नेमिंग कन्वेंशन से असल में पता चलता है इसमें क्या है, बेसिक से पता नहीं चल रहा था। तो ये जैसे G2IT स्टूडेंट प्रोग्राम्स है, यहाँ भी G2IT स्टूडेंट प्रोग्राम्स है, इसके अंदर फंक्शन है और इसके अंदर ये कर देते हैं फंक्शंस या टेस्ट क्लाइंट, क्लाइंट सिंपल कर देते हैं क्लाइंट से, ताकि बस रेफरेंस पैकेज का नाम से पता चले, अच्छा ये क्लाइंट बेस सारे मेन बेस्ड इसमें है, फंक्शंस इसमें। तो अब स्ट्रिंग बेस में चलते हैं, एक बनाते हैं नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ वर्ड। ठीक है, मैं स्ट्रिंग बेस कोड लिख रहा हूँ, प्लीज आपको थोड़ा समझ में नहीं आए तो घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक स्ट्रिंग जब देखेंगे तो समझेंगे। फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट क्या है फंक्शन की, कि एक पैराग्राफ होगा, उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो अभी बता सकते हो, देखिए इसमें वर्ड्स कितने हैं, 3 वर्ड है। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि यूजर एक स्ट्रिंग पास करेगा, उसमें हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। तो इनपुट पैरामीटर क्या होगा, मैं अगर फंक्शन का नाम दूं, पहले तो ये होगा पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न टाइप क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स मुझे रिटर्न करना है, तो रिटर्न टाइप क्या रखो, इंटीजर। और फंक्शन का नाम फिर रखूंगा फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक, अब किसका फाइंड करना है, कोई स्ट्रिंग आएगा इसमें, ये मानता हूँ, एक मान के चलता है, एक str में कुछ आएगा और उसका फाइंड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड। अब मैं जो लॉजिक रख रहा हूँ उसको फिलहाल अब इग्नोर करना, क्योंकि अब पता एरे उरे सब आएगा और स्ट्रिंग के फंक्शन भी आएगा बस। तो इंट string error equal to
ये ट्रिक होता है निकालने की कि नंबर ऑफ वर्ड्स हमको फाइंड करना है, तो उसको स्प्लिट कर दो, उस स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक स्ट्रिंग में मेथड होती है। किस पे स्प्लिट किया मैंने? स्पेस पे। जितने स्पेस थे उस पे स्प्लिट किया, तो 3 वर्ड है तो 3 आ जाएगा इसमें वर्ड, एरे 3 साइज का हो जाएगा। और रिटर्न मुझे क्या कराना? रिटर्न ARR की लेंथ, इसकी लेंथ को करा दो तो नंबर ऑफ वर्ड्स पता चल जाएगा। तो अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं, ये तो नंबर ऑफ वर्ड्स का हो गया। नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ वर्ड का भी एक प्रोग्राम बनाते हैं। फाइंड, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अ वर्ड। जैसे मान लो एक बहुत लंबा सा पैराग्राफ है, उसमें मैं बोलूं एक वर्ड को फाइंड करो, नंबर ऑफ अकरेंस उसकी कितनी बार है, तो वो भी फिर नंबर ही रिटर्न करेगा। int रिटर्न कर रहा है फाइंड नंबर ऑफ occurrences of word। ठीक है, अब इसमें 2 स्ट्रिंग पैरामीटर चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ऐसा पैरामीटर जो पैराग्राफ टाइप का हो, पैरा मान लो, और एक ऐसा जो सर्च स्ट्रिंग हो जिसको हमको सर्च करना है, सर्च स्ट्रिंग str। तो हमें वेरिएबल चाहिए। अब इस पैराग्राफ में हमें इस स्ट्रिंग को फाइंड करना है कितनी बार अकर हुआ है। तो इसके लिए भी इजीएस्ट वे है, ये फंक्शन कॉल करते हैं। यहाँ किसमें है? पैराग्राफ में मुझे स्प्लिट करो इस पैराग्राफ को इस सर्च स्ट्रिंग के बेस पे। तो सर्च स्ट्रिंग के बेस पे स्प्लिट करेगा। तो जैसे मान लो अगर हमने लिखा है दिस इज माई बुक, तो नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ, अगर मैं ईच पूछूं कितनी बार है, ये हो गया पैरा, ये पैरा हो गया, और ये हो गया सर्च स्ट्रिंग। तो अगर मैं आपसे मैनुअली पूछूं कि बताओ ईच कितनी बार है, तो 2 बार है। तो ईच के बेस पे इसको तोड़ने के लिए होता है स्ट्रिंग में लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन होता है ये। तो आप ये मत बोलो, पूछना कि अभी सर स्ट्रिंग क्यों पढ़ा रहे हो। बस आपको मैं फंक्शन और क्लासेस का बता रहा हूँ, अलग अलग फंक्शन बता रहा था। प्रोग्रामेटिक, कुछ स्ट्रिंग बेस, कुछ स्टैटिस्टिकल, कुछ मैथमेटिकल, इस तरह बना सकते हो आप। तो इस फिलहाल ये समझ लो कि ये डिवाइड करेगा, एक चीज यहाँ मिलेगी इस पे, इस चीज से लेके यहाँ तक, और फिर दूसरी चीज यहाँ मिलेगी तो इससे, तो वो डिवाइड करेगा, हमें पता चल जाएगा कितना वर्ड है ये। और हो सकता है लॉजिक मेरी गलत हो तो बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो फिलहाल मैं जो स्ट्रिंग है, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हमें पता है एज का अकरेंसेस 2 बार है, तो -1 करके यहाँ से लॉजिक में रिटर्न। ठीक है, कि एक कम ही हमेशा होना चाहिए, वो ज्यादा पार्ट में डिवाइड करता है। अब इसका टेस्ट क्लाइंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट वाले पैकेज में आए उसी में बनाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छा नहीं रहता, कन्वेंशन नहीं कह रहा। तो हम क्या बनाएंगे, एक न्यू क्लास माई, या क्या करें, टेस्ट क्लाइंट फॉर माई स्ट्रिंग प्रोग्राम या फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मेन से स्टार्ट किया कोड। तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, कंट्रोल शिफ्ट ओ, इंपोर्ट हो गया ऑटो, sys out एंटर, और स्ट्रिंग और पैराग्राफ, यूजर को बोले कि भाई एंटर करो। किससे लेंगे इनपुट? स्ट्रिंग में इनपुट लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है।
str इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट से ही आ जाता है, नेक्स्ट आईएनटी उनटी करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हमें प्रिंट कराना है सिस आउट। हमने क्या किया, पहले माई स्ट्रिंग बेस क्लास का नाम कॉपी किया, यहाँ रखा, डॉट फाइंड नंबर ऑफ अकरेंसेस, किसका, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ, पहला वाला पहले कॉल कर ले, कोई भी कॉल कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स, इसमें क्या है str को पास कर दिया। फिर दूसरा, अब यहाँ पे अगर कुछ पहले से प्रिंट कराना चाहते हो वो भी दे दो, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। दूसरा एसओपी लिखते हैं, सिस आउट नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ किसका, प्लस में किसका, str का, सॉरी सर्च स्ट्रिंग भी तो हमें लेना होगा ना, तो सर्च स्ट्रिंग हम कैसे लेंगे, ये तो पैराग्राफ लिए, नेक्स्ट लाइन में हम सर्च स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पे एंटर और सर्च स्ट्रिंग, और इसको एक काम करते हैं, पैरा दे देते हैं, वेरिएबल का नाम यहाँ पैरा पास करते हैं, और इसका नाम str रख दिया है, यहाँ str पास कर, तो नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ, इसको सर्च str कर, तो नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ सर्च स्ट्रिंग इज क्या हो, तो फिर ये क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम फाइंड नंबर ऑफ अकरेंसेस, पहला पैराग्राफ पास हो रहा है पैरा, और दूसरा सर्च स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग पास हुआ। इतना समझ में है सभी को, पहले तब एग्जीक्यूट करूंगा, लास्ट में sc डॉट क्लोज। देखो लॉजिक में समझने की एक्सपेक्टेशन नहीं बोल रहा, ये आप मत सोचो कि मैं लॉजिक तो मैंने लिख दिया है, मैं फंक्शन बेस्ड दो फंक्शन बनाया जिसमें एक स्ट्रिंग पास हो रहा था, वो रिटर्न किया इंटीजर, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स इनसाइड ए स्ट्रिंग। एक में एक फंक्शन ऐसा बनाया है जिसमें पैराग्राफ पास हो रहा है और वो सर्च स्ट्रिंग, तो चाहे इसको डेस्कटॉप से कर लो, चाहे मोबाइल से एक्सेस करो, कैसे करते हैं वो छोड़ दो, मोबाइल से और HTML से इतना इजी नहीं है, तुरंत कर लो, लेकिन डेस्कटॉप से करना आपको अभी आता है, यानी मेन बेस्ड, तो वो आपने कर लिया, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड अलग चीज है और HTML अलग चीज है, फिर जावा को उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कई सारी चीजें चाहिए, तो राइट क्लिक करते हैं, चलाते हैं, एक स्ट्रिंग देते हैं, दिस इज माय पेन प्लीज राइट लेटर, इट इज इम्पोर्टेंट, एक स्ट्रिंग दे दिया, अब उसके बाद एंटर किया, अब नंबर ऑफ वर्ड्स 1 आया, यार ये नंबर ऑफ वर्ड्स 1 ही है, ये तो गलत हो गया लॉजिक, एक मिनट, ये फंक्शन मैंने थोड़ा गलत लगाया, नेक्स्ट लाइन से ज्यादा अच्छे से आएगा, नेक्स्ट से वो एक ही वर्ड उठाता है, इसीलिए एक बार फिर से एग्जीक्यूट करना, रुको इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे कॉपी पेस्ट करने में इजी, फिर से लिखना ना पड़े, प्रोग्राम में इशू था, मेरे थ्रू इशू है, वो नेक्स्ट जो है फंक्शन वो सही एक वर्ड के लिए होता है, मैंने ये पूरा लाइन लिखा, अब ये देखो दिया नंबर ऑफ वर्ड्स इज 13, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। अब उसके बाद सर्च स्ट्रिंग ईच दे रहे हैं, कितनी बार है ईच, कोई काउंट करके बताएगा, तब एंटर करूंगा। 1 2 3 टाइम्स। ये क्या है लॉजिक। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम आई ना, तो इसको डिबग किया जाए। ठीक है, प्रॉब्लम आई, ईज हमने दिया, तो डिबग जरा करें। तो हमें क्या लगा, अब डिबग पॉइंट कहाँ लगाना चाहिए, तुम ही लोग बताओ। लाइन नंबर 18 पर। लाइन नंबर 18 पे, या मैं सीधे इसी फंक्शन में जाके लगाऊं, इसके अंदर जो भी लॉजिक में प्रॉब्लम यही है ना, लगा सकते हो वहां भी, लेकिन मैं उसके अंदर सीधे जाके लगाया। चाहो तो लगा सकते हो यहाँ भी। अब मैं देखो इस प्रोग्राम को डिबग में, यहाँ पे कोई डिबग पॉइंट नहीं लगा है, लेकिन वो जब एग्जीक्यूट करेगा तो अपने आप वो देगा। कंट्रोल V1 किया, 13, देखो अभी तक डिबग पॉइंट नहीं है। अब देता हूँ एज, डिबग पॉइंट तुरंत आ गया एज देते। तो सबसे पहले देखे पैरा में क्या आ रहा है। पैरा में तो सब कुछ ठीक आया, सर्च स्ट्रिंग में भी ठीक है। अब अरे यार ये देखो किस पे मैंने स्प्लिट किया है, जबकि मुझे करना क्या चाहिए था, ये वेरिएबल है, समझ में आया। वो सर्च स्ट्रिंग नाम तो कोई मिला ही नहीं ना वर्ड में, इसमें कहीं सर्च स्ट्रिंग लिखा है नहीं ना, वो ईच पे करेगा ना। वो सर्च स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, मैंने डबल कोट्स में दे दिया था। अब इसको फिर से चलाते हैं, सेव कर दिया ना, ये फिर से आ गया। अब देखो ये सही से स्प्लिट करेगा। स्प्लिट किया तो कितना एरे बनाया देखो, ईच से टीएच को पहले अलग किया, फिर उसको क्या मिला, ये ईच से पहले देखो स्पेस मिल रहा है ना, दूसरा स्प्लिट किया, फिर तीसरा यहां से लेके और यहां तक स्प्लिट किया जब तक एज नहीं मिला, और चौथा ये पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 एरे में किया। मैंने एरे का लेंथ 4 दिया था, जबकि 3 ही, इसलिए -1 किया था, क्योंकि मुझे पता है वो एक ज्यादा करता है। F7 रिटर्न किया, कॉलर पे गया। डिबग का हेल्प समझ में आया, क्लियर हुआ फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसी को आप ऑब्जेक्ट बेस्ड, देखो स्टैटिक जनरली लगाना सही नहीं कहा जाता, तो आप ही लोग इसको, मैं आप लोग को दे देता हूँ, या एक काम करता हूँ, नॉन स्टैटिक एक को बनाते हैं, कॉपी, ताकि आपको दूंगा तो आपको समझ में आएगा। पेस्ट कर रहा हूँ यहीं पे, उसी क्लास को फिर पेस्ट कर रहा हूँ, और इसका नाम माई स्ट्रिंग बेस फंक्शन, इसको कर देता हूँ नॉन स्टैटिक, ताकि पता चले हम लोग नॉन स्टैटिक फंक्शन बना रहे, मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें स्टैटिक यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कॉल करें। ठीक, डिफरेंट क्या किया मैंने, स्टैटिक की जगह नॉन स्टैटिक किया। ठीक है, बहुत अंतर है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में, वो मेमोरी लेवल पे है, जब मेमोरी की चीजें बताऊंगा तो समझ में आएगी। कोशिश करना चाहिए नॉन स्टैटिक बनाने का, स्टैटिक जनरली नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो अब ये नॉन स्टैटिक फंक्शन बना लिया, अब मुझे क्लाइंट प्रोग्राम भी बनाना अपना, तो मैं अलग से क्लाइंट बनाता हूँ। कॉपी, इसी में गया, पेस्ट, टेस्ट क्लाइंट फॉर माई नॉन स्टैटिक स्ट्रिंग फंक्शन, ये रखूं ज्यादा अच्छा रहेगा, माई नॉन स्टैटिक स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक स्ट्रिंग फंक्शन ये क्लास हुआ।
अब इसमें क्या है, मुझे इंपोर्ट में सबसे पहले ये हटाना होगा क्योंकि ये तो गलत लगा होगा। नॉन स्टैटिक को मुझे कॉल करना है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग इस क्लास को डायरेक्ट यूज करोगे तो अब तुम बोलोगे सर जब क्लास नेम से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो तो नॉन स्टैटिक फंक्शन है, डायरेक्ट यहाँ लिखे क्लास का नाम, तो लिख के देखो, ये देखो लिख दिया, ये भी लिख दिया, इवन दो इंपोर्ट भी कर दिया, इंपोर्ट भी लग गया, तब भी क्या बोलता है जावा, ध्यान से पढ़ो कि भाई फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड। मतलब ये स्टैटिक मेन है, मेन जो है स्टैटिक टाइप का, एक स्टैटिक मेथड के अंदर से आप नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, ये जावा का थंब रूल है, ठीक है। पहले ये भी स्टैटिक था इसलिए इजिली क्लास नेम से कॉल कर लिया, तो नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए जब हम लोग सिंपल कॉल करते हैं उस समय ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ये इस क्लास का, जैसे हम लोग ये इससे पहले कॉल किए थे तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया, उस क्लास के फंक्शन को कॉल कर दिया। लेकिन नॉन स्टैटिक चीजों को करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं होगा। तो दो तरीका है, या तो इस तरह बना ले क्लास नेम कुछ भी, ए वेरिएबल नेम ए बी सी फिलहाल दे देते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है क्लास नेम जो भी रखे हो उसका पहला लेटर स्मॉल करो, यही ऑब्जेक्ट बनाने का अच्छा रूल है। न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनेगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके ऑब्जेक्ट बन जाता है, रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ रखो, रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट, तो देखो ये एरर चला गया, तो वाया ऑब्जेक्ट ये जब कॉल होता है रेफरेंस वेरिएबल तो नॉन स्टैटिक चीजें स्टैटिक में यूज हो जाती हैं, तब यूज होंगी। अब इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्ट है भाई, कुछ और तो काम करना नहीं है, बस इसका ऑब्जेक्ट इंटरनल बने और उससे कॉल हो जाए, तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतनी ही चीज को उठा के यहाँ, ये भी अलाउ है। लेकिन आप बोलोगे सर मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया उसी को यूज कर ले, तो हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो, उसी को यूज कर लो, एक ही रेफरेंस वेरिएबल को सेम फंक्शन अलग अलग फंक्शन कॉल करने के लिए कर लो। अब ये भी कॉल करोगे तो वही काम करेगा और वो कॉल करोगे तब भी वही काम करेगा, तो दोनों में डिफरेंस मेमोरी से लेवल आती है चीजें, वो बाद में देखिए, ठीक है। क्लियर हुई चीजें आप लोग को, फंक्शन बेस्ड कॉलिंग, क्लास बेस्ड कॉलिंग, क्लास में क्यों बनाते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही मैंने आपको कोशिश किया है समझाने की, जो प्रोग्राम आप लोग समझते हो। मैं अभी तक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं गया कि एम्प्लॉय ट्रेन बस ये सब में चलो, ठीक है, जनरल आपकी प्रोग्रामिंग, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलो, बेबी स्टेप से लेके ऊपर तक आया हूँ, इसको आप लोग प्रैक्टिस करो। आज मैंने इसलिए आगे की कोई भी चीजें नहीं पढ़ाई हैं, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो और रिकैप करते रहो। कोर जावा को हमेशा, जैसे मान लो हो सक 3 महीने में कोर जावा खत्म हो जाएगा, इसको रिवीजन करना मत छोड़ना। कोर जावा 10 बार रिवाइज करोगे तब जाके ये अंदर घुसना चालू होती है, एक बार तुम्हारे अंदर घुसना चालू हुई तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें रूल्स इतने हैं, वो रूल्स आपको याद रखने होते हैं, वो धीरे धीरे याद होता है, एक दिन में याद नहीं होता कि भाई नॉन स्टैटिक है तो ऐसे कॉल करो, स्टैटिक है तो ऐसे कॉल करो, तो अच्छा मेमोरी से रिलेटेड उतना सोचना पड़ता है, तो एक दिन में इतनी चीजें सोच नहीं पाओगे, धीरे धीरे कोशिश करो। तो जो आज मैंने बताया इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, एनी वन ऑफ, कोई भी क्वेश्चन। सर एक बार माई स्प्रिंग बेस्ड नॉन ये वाली क्लास ओपन करना सर। कर लिया,
हाँ, तो हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जहाँ पे भी ये हाँ, जहाँ भी यूज करोगे दूसरे जगह या आप सेम पैकेज में भी यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट बना के ही यूज करना, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है, मेन है स्टैटिक। मेन के अंदर कभी भी, हाँ, नॉन स्टैटिक में अगर डायरेक्ट आप यूज करते तो नॉन स्टैटिक से नॉन स्टैटिक अगर कॉल होगा तो वाया ऑब्जेक्ट ही होता है, ये थंब रूल है, वहां तो ऑब्जेक्ट बनाना ही बनाना है। लेकिन स्टैटिक से नॉन स्टैटिक भी कॉल करो तो नॉन स्टैटिक की चीजें हमेशा वाया ऑब्जेक्ट ही होती है। तो दो चीजें देखो इसमें, आप लोग शुरू से सुन रहे हो, एक क्लास है एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो फंक्शन सब है ये मेमोरी लेवल में जब बनता है ऑब्जेक्ट, कई एक क्लास का कितना ऑब्जेक्ट बन सकता है ये बताओ, एक क्लास का कितना ऑब्जेक्ट बना सकता है? एन नंबर। भाई कोई लिमिट थोड़ी है। क्लास, एक स्टूडेंट क्लास है, उसका कितना ऑब्जेक्ट बन सकता है? स्टूडेंट जितना भी हो मेरे कॉलेज में बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, एक क्लास का जितना ऑब्जेक्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन क्लास तो क्या होगा, एक ही होगा ना, क्लास तो एक ही होगा। तो जो चीज स्टैटिक होती है वो क्लास के थ्रू कॉल होती है हमेशा, मतलब क्लास एक बार ही मेमोरी में लोड होता है पूरी प्रोग्राम की लाइफ। जब सॉफ्टवेयर चलती है तो एक क्लास को जितनी बार लिख लो वो क्लास एक बार मेमोरी में लोड होता है, उसी के थ्रू स्टैटिक फंक्शन कॉल होगा, उसका लोकेशन ही अलग होता है स्टोर होने का। लेकिन एक क्लास का अगर 50 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर ऑब्जेक्ट अलग डेटा स्टोर करेगा, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शंस अलग कॉल होता है। तो ये नॉन स्टैटिक जो होता है ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए इसका अलग वर्क हो जाता है। जैसा ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वैसा वो वर्क करेगा, वो बाद में देखेंगे, वो छोड़ दो, अंदर उतना डीप में नहीं जाता है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो। तो बस इतना समझो, स्टैटिक क्लास से एसोसिएट है, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट से एसोसिएट। ठीक, और कोई क्वेश्चन? विवेक, समझ में आई आज की चीजें? यस सर। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि आप लोग की कुछ और क्लास अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा सैटरडे संडे में, देखता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले। तो मैं 1 घंटे पहले जब भी मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा उसमें मैं बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट फिर बताऊंगा। तो मैं 1 घंटे पहले मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, कि नेक्स्ट 1 आवर पे आपका क्लास स्टार्ट होगा। अगर आप लोग जो भी इंटरेस्टेड होगे रिप्लाई करोगे उन्हीं के लिए मैं वो स्टार्ट कर दूंगा क्लास, चाहे वो डे आवर हो या कहीं भी हो। 1 घंटे पहले मैसेज करूंगा, तैयार हो? उसमें एक नया चीज नहीं बताऊंगा, पुरानी चीजें रिकैप कराऊंगा। तैयार हो आप लोग? चलो हाँ ना, जल्दी बोला करो यार, बहुत धीरे बोलते हो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ही की बेनिफिट के लिए मैं इतना, बेनिफिट मुझे भी है, आप सीखोगे तो मेरे